Good morning, students. Welcome back to all of you. साउंड का कंफर्मेशन दो आप मुझे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग कृतिका। गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग पीहू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके F1 स्टार्ट होंगे जुलाई मंथ में ही लिए जाएंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है, आप लोग प्रिपेयर रहो F1 के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस मिल चुका है। गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग यस। तो केमिस्ट्री फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है F1 के हिसाब से, वो मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगी। एक बार सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद ठीक है। वैसे तो हमने सिर्फ अभी ये पहला ही चैप्टर पढ़ा है, और इस पहले चैप्टर में भी हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, उसको पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक कंसेप्ट वाला हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसी में से आपका F1 लेंगे। ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे से तैयार करो आप। बीच में मैं भी न्यूमेरिकल्स कराती हूँ, NCERT के भी हम करेंगे, तो उनकी तैयारी आप अच्छे से करो। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम अपना जो भी हमारा F1 का सिलेबस है वो आप ये समझ के चलो कि आपका चैप्टर नंबर 1 ही है। फिर उसके हिसाब से हम आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग करीना, गुड मॉर्निंग अक्षिता। यस, स्टार्ट करें हम अपना, कंटिन्यू करें कंसंट्रेशन टर्म को। स्टूडेंट साउंड क्लियर है ना? साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो, फ्राइडे को जब हमने क्लास ली थी अपनी, तो वहां हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में कुछ आइडिया लिया था। वैसे तो उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में एक एग्जांपल लेकर कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, वो हमने समझा। अब हम कंसंट्रेशन टर्म, यस गुड मॉर्निंग नैन्सी, गुड मॉर्निंग संयम। ठीक है, साउंड क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं। तो वही कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, टर्म्स तक तो हम बाद में चलेंगे। पहले हमने कंसंट्रेशन का मीनिंग देखा कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट डाला है। अब वो अमाउंट आप ग्राम में रिप्रेजेंट करो, आप मोल्स में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो आप या तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इतने ग्राम मैंने डाला है, या फिर आप मोल में रिप्रेजेंट करते हो कि इतना मोल मैंने सॉल्यूट लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसकी कंसंट्रेशन बताई जाती है कि इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूट है ये, यानी इसमें इतना इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये, इसमें इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो क्लियर हुआ ये चीज? तो हम कह सकते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन, अगर हमसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन के बारे में आप क्या समझते हो, तो आप सिंपल सी डेफिनेशन देते हो कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन is the amount of solute present in the solution। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है सभी जानते हैं, जब आप सोल्यूट लेते हो उसको डिसॉल्व करते हो किसमें, सॉल्वेंट में, तो आपके पास तैयार हो जाता है सॉल्यूशन। और इस बने हुए सॉल्यूशन में आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट का लिया है उस पर डिपेंड करती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ ये सब? तो अब उसके बाद देखो, सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स करके देखा जाता है कंसंट्रेशन। तो ये बात ध्यान में रखना कि सॉल्यूट तो आप अपने हिसाब से डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स होता है कि इस फिक्स्ड अमाउंट में कितना ग्राम या कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है।
ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया विद द यूज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हमारे सामने सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ इस सॉल्यूशन को बनाने में, उस अमाउंट को हमने कंसंट्रेशन नाम दिया। अब बात करें, अगर आप अमाउंट की बात करो सॉल्यूट की, तो हम पहले ही इस कंसेप्ट को क्लियर करके आए हैं कि अमाउंट जो है वो आप या तो ग्राम में तो आपको रिप्रेजेंट करना है, ये तो आपके पास आपके सबसे यूनिवर्सल आपके पास है ये टर्म कि आपको जो मास है सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि इतना ग्राम सॉल्यूट लिया है। तो उसके बाद जैसे हम केमिस्ट्री से जुड़े तो एक नया टर्म और आया हमारे पास, मोल। इतना मोल मैंने सॉल्यूट लिया है, समझ में आ रही है चीज? तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो आप या तो मास में लेते हो, सॉरी ग्राम में लेते हो, या फिर मोल में लेते हो। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसी ग्राम कहाँ किस कंसेंट्रेशन में आप ग्राम में ले रहे हो, कहाँ आप मोल में ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हें हम कंसेंट्रेशन टर्म नाम देते हैं। ये चीज क्लियर होती है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, पहले भी आप नोट डाउन कर चुके हो। आगे चलते हैं कंसेंट्रेशन टर्म की तरफ। तो कंसेंट्रेशन तो क्लियर हुआ ना? अब कभी भी कंसेंट्रेशन नाम आपके सामने आता है तो आप कहोगे कंसेंट्रेशन का मतलब है कि जो बना हुआ सॉल्यूशन है इसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ। ओके, तो उस कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स यहाँ पर हमें बताई जाती है। कंसेंट्रेशन टर्म के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप डिफाइन करोगे। साउंड नॉट क्लियर हितेश? क्या हो रहा है साउंड में? इको हो रहा है क्या? टेल मी फास्ट। बताओ जल्दी, साउंड में क्या इको हो रहा है? साउंड क्लियर है अक्षिता? ओके, चलो अक्षिता की बात मान लेते हैं। साउंड क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे कंसेंट्रेशन टर्म की, तो कंसेंट्रेशन टर्म्स कुछ पर्टिकुलर, चलो नहीं, नो मैम, क्या क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है साउंड में? एक बार बताओ मुझे, क्या मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है या इको हो रहा है? टेल मी फास्ट स्टूडेंट। ओके, क्लियर है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई, कंसेंट्रेशन हमारा हो गया। अब हम बात करें कंसेंट्रेशन टर्म used to express the concentration. कंसेंट्रेशन हमारा क्लियर हुआ। कंसेंट्रेशन टर्म क्या है? कुछ टर्म्स हैं, कुछ आप कह सकते हो कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन। जैसे कि देखो, आपको 11th में 4 कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहली है आपकी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। यहाँ देखो, मास यानी आपको ग्राम आपके पास आएगा, आपका सॉल्यूट का कितना मास परसेंटेज वाइज अवेलेबल है पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर ग्राम में आपके सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, उसको आप मास परसेंटेज कह रहे हो। परसेंटेज है तो ऑब्वियसली उस रेशियो को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर्मूला उसका हम देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड है मोल फ्रैक्शन। काफी बेसिक टर्म है, बहुत अच्छे से आपको इसे समझना है। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल तो आप समझते ही हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन यानी मोल का पार्ट, कि कितना सॉल्यूट का मोल आपके यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो आपके पास टोटल मोल बने हैं सॉल्यूशन के, उसमें आपके सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कितना पार्ट है उसका, वो चीज यहाँ पर बताई जाती है। फिर उसके बाद थर्ड है मोलैरिटी। नाम हम सभी ने सुना है, मोलैरिटी यानी मोल से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूट के। आपका जो सॉल्यूशन है उसके पर लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ मोल लोगे आप, सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मोलैरिटी को डिस्क्राइब करोगे। सबका अपना फॉर्मूला है, सबकी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं, उन्हें हम देखेंगे।
उसके बाद फोर्थ एक मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, यहाँ पर मोलैलिटी है, ठीक है, आर की जगह यहाँ पर एल है। तो मोलैलिटी में भी आप मोल्स देखते हो सॉल्यूट के, बट वहां पर आपको क्या देखना होता है, सॉल्यूशन ना देखकर आप सॉल्वेंट के ग्राम में देखते हो कि सॉल्वेंट के पर्टिकुलर ग्राम या किलोग्राम मास में कितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है। तो उसको हम लेकर चलेंगे, जिस तरह से आप देखते हो कि आप किस किस तरह से सॉल्यूशन बना सकते हो। आप लीटर में ले लो सॉल्यूट, आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहा है लीटर में ले लिया आपने, अगर लिक्विड है तो उसमें आपने कितना ग्राम सॉल्यूट डिसोल्व किया है, या फिर दोनों आपने लिक्विड में ले लिए, या फिर दोनों आपने ग्राम वाइज ले लिए, सॉल्यूशन भी आपका सॉल्यूट भी आपका, तो उसके हिसाब से परसेंटेज के यहाँ पर सॉरी कंसेंट्रेशन के कुछ टर्म्स है। यस, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है ये, एक बार मैं देख लूंगी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी अगर सिलेबस में है। वैसे मुझे आइडिया है कि ये 4 टर्म है आपकी एनसीईआरटी, देख लेंगे उनको भी, ठीक है। अभी इन चारों के बारे में तो देखो, तो ये 4 पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है हमारी मास परसेंटेज। फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है आपकी परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि जो आपका सॉल्यूट है उसका परसेंटेज वाइज, यह अक्षिता राइट, सही फॉर्मूला लिखा है आपने। तो जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपके सॉल्यूट के कितने मास परसेंटेज वाइज कितना मास डिसोल्व हुआ है, तो उसे आप मास परसेंटेज कहते हो। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या होता है, अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की निकालते हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन में कितना डिसोल्व हुआ है, आपका जो सॉल्यूट कितना डिसोल्व हुआ है उसके बेसिस पर निकालते हैं। बट आप कहोगे क्या कि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है किसी सॉल्यूशन की, तो उसके लिए फॉर्मूला मास आते ही आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूशन बनाने के बाद जब सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया, आपको मिला, आप लैब में गए, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें आपसे पूछते हैं कि इसका मास परसेंटेज बताओ, तो आपको क्या करना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट कि हमने इतना मास डिसॉल्व किया था, अब बना हुआ जो सॉल्यूशन है उसका मास कैलकुलेट कर लो और उसको, इस रेशियो को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से आप मास परसेंटेज डिस्क्राइब करते हो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। समझ में आ रही है चीज, आप लैब में गए, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, आपको बता दिया कि इस सॉल्यूशन में मैंने इतना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, अब फाइंड आउट करो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है। तो कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट ही नहीं चाहिए होता, आपको सॉल्यूशन का अमाउंट भी चाहिए, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आपके सामने प्रिपेयर्ड रखा हुआ है, आप उसको, उसका अमाउंट मेजर कर लोगे, अमाउंट मेजर किया आपने, दोनों को डिवाइड किया और उस रिजल्ट को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप फौरन बता सकते हो कि ये जो बना हुआ सॉल्यूशन है कि कंसेंट्रेशन मास परसेंटेज वाइज इतनी। क्लियर होता है ये। तो अब इसके बाद जब आप फॉर्मूला नोट डाउन करते हो तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहां लिख लेते हैं। It is described as gram of solute, ठीक है। मास किसमें लेना है आपको, ग्राम में लेना है, तो आप कहोगे इट डिस्क्राइब एज ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इस तरह से हम मास परसेंटेज को देखते हैं। यस पीयू, यू आर राइट। पर ग्राम से मतलब यहाँ पर 100 ग्राम ही आप कह सकते हो इसको। अगर परसेंटेज वाइज लोगे तो आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर ग्राम में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप मास परसेंटेज को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अगर मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो आपको इसका मास चाहिए, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको आप उस के रेशियो को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml solution. Find the mass percentage of solution. ओके, आपसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करवा रहे हैं सॉल्यूशन की। कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? मास परसेंटेज। तो आपको क्या क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में? आपको 10 ग्राम NaCl, NaCl क्या है? आपका सॉल्यूट है। 10 ग्राम दे दिए उसके, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की भी ग्राम चाहिए थे, बट इन्होंने क्या दे दिया? सॉल्यूशन का 100 ml। समझ में आ रहा है ना? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया। अब उस वॉल्यूम से आपको मास तक जाना है, तो ऑब्वियसली आपको डेंसिटी की जरूरत होगी। तो वो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी देगा। तो यहाँ डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ओके, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को, बट उन्होंने हमें ज्यादा नहीं घूमने दिया, डेंसिटी भी खुद दे दी हमें यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। ऑल ऑफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, गुड। तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट का मास चाहिए और आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूट का मास दिया है आपको, यस पीयू, सॉल्यूट का मास आपको दिया है। यहाँ पर कितना मास है सॉल्यूट का? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया आपको, क्या दे दिया सॉल्यूशन का? आपको वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी आपको दे दी, जिससे आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है अगर आपके पास वॉल्यूम भी है और डेंसिटी भी है? या साइड में कर लेते हैं इसको। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही है ना फॉर्मूला। अगर आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास डेंसिटी है, मास कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। वॉल्यूम कितना दिया था आपको? वॉल्यूम 100 ml और डेंसिटी आपको दी है 1.2। तो आपके पास 120 ग्राम आ गया ना मास। और किसका है ये? सॉल्यूशन का मास है 120 ग्राम। तो ये 120 ग्राम आ गया आपके पास, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर लें इसको सॉल्व।
ओके, तो ये जो आपको गिवन सॉल्यूशन है उसका मास परसेंटेज आपको पता चल गया कि मास वाइज आपके सॉल्यूट का 8.33% डिसॉल्व है और बाकी जो है वो आपका सॉल्वेंट का मास। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, सबका सही आ रहा है। तो इस तरह हमने परसेंटेज वाइज मास परसेंटेज कैलकुलेट की। ये परसेंटेज सॉल्यूट की परसेंटेज है, तो आप कह सकते हो कि हमारा सॉल्यूट जो है वो परसेंटेज वाइज कितना परसेंट अवेलेबल है सॉल्यूशन में, 8.33%। बाकी बचा हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, तो वो बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट है इसमें। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं मास परसेंटेज। ओके, आप एनसीईआरटी में देखना, आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। यस हितेश, यस यस, आप सभी सही हो, सबने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं, या तो आपको अगर चाहेगा एग्जामिनर तो सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, आपको कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया तो उस घुमे हुए क्वेश्चन को भी हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो इस तरह हमसे मास परसेंटेज कैलकुलेट करवाई जाती है। सिंपल सा टर्म है। ओके, अगर आपके पास 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में कितना मास आपका सोल्यूट का अवेलेबल है उसे मास परसेंटेज कहते हो। और अगर 100 ग्राम नहीं है, कितने भी ग्राम दे दिया, जैसे कि यहाँ 120 ग्राम है, तो उसमें उसके लिए आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ गई ये चीज? तो इस तरह हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन की। सेकेंड टर्म है हमारी, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल्स तो आप सभी जानते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हो मोल्स में। और मोल फ्रैक्शन, ऑब्वियसली फ्रैक्शन यानी पार्ट, हिस्सा। ठीक है, मोल वाइज कितना पार्ट डिसॉल्व है हमारे सॉल्यूट का, उसे आप मोल फ्रैक्शन कहते हो। इसके लिए क्या करना होता है आपको कि आपके पास फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियसली सॉल्यूट के लिए कंसंट्रेशन टर्म निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस ये सिंपल सा रेशो निकालना होता है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। ओके, ये रेशो निकालना होता है कि टोटल जितने भी मोल आपने सॉल्यूशन के बनाए हैं उस टोटल मोल में यस, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इस रेशो को ही हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हो, इसको कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर और जरा सिंपल कर लेते हैं इसको, फॉर्मूला को। मोल्स ऑफ सॉल्यूट on moles of solute plus moles of solvent, ऐसे लिखेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से तो सॉल्यूशन बना है, तो आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, उसको प्लस कर दो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो आपके पास टोटल मोल आ जाते हैं। तो इस रेशो को ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब एक लाइन और लिख लो इसके लिए, मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय द सिंबल जीटा, जीटा जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको एक्स लगाना होता है। यस सेम, यू आर ऑल्सो राइट, सभी बिल्कुल सही फॉर्मूला लिख रहे हो। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है
टोटल मोल और आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट है उनके बीच का रेशियो है, ये आपका मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करते हो आप किससे? थीटा से, और उसका सिंबल एक्स है। क्लियर? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डेफिनेशन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए लिखेंगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो किस किस के बीच का रेशियो है ये? सॉल्यूट के मोल और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के बीच का रेशियो है। इसका रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, जीटा से रिप्रेजेंट करते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, जीटा ऑफ सॉल्यूट, यानी एक्स आते आप समझ जाओगे, जीटा यानी कि मोल फ्रैक्शन को बता रहा है, मोल फ्रैक्शन किसके? सॉल्यूट के। तो जीटा ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स का रिप्रेजेंटेशन हम देख कर आए हैं, मोल एन है, ये सॉल्यूट के लिए। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, टोटल मोल्स में आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है, सिंबल लेकर भी आप इस तरह से अपना फॉर्मूला बना सकते हो। तो अब यहां भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पर फिर हम समझेंगे अच्छे से कि कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। सेम जीटा ऑफ सॉल्यूट प्लस जीटा ऑफ सॉल्वेंट, हाँ ये सही है बिल्कुल। अब एक चीज और ध्यान में रखना, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, अब जैसे कि देखो आपके पास जितने भी मोल्स है ना सॉल्यूशन में, ठीक है, उनका जब मोल फ्रैक्शंस को आप जोड़ोगे तो आपके पास 1 आता है, ठीक है। टोटल जितने भी मोल फ्रैक्शंस आप जोड़ते हो, ये चीज ध्यान में रखना, तो आपके पास 1 आता है। कितने मोल, कौन कौन से, किस किस के मोल्स होंगे? ऑब्वियसली किसके मोल्स होंगे? आपके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, इनको आप जोड़ते हो तो टोटल आपके पास 1 आता है, ठीक है। तो इस चीज को भी देख लेते हैं हम, एक बार इसे क्लीन करते हैं। ये ध्यान में रखना, 12th में काफी आपका हेल्प देगा ये, जैसे कि आपके पास है जीटा ऑफ सॉल्यूट प्लस जीटा ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द 1, यानी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ध्यान में रखना, नॉट मोल, मोल फ्रैक्शन, उनके मोल फ्रैक्शंस को जब आप जोड़ते हो तो आपके पास 1 आता है। और अगर आपको पता है कि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जब आप समेशन करोगे तो 1 आएगा, तो उससे अगर ध्यान से देखना, आपके पास मान लो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आपको दे दिए क्वेश्चन में और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो क्या करोगे? 1 में से सॉल्यूट, आपके जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो। जैसे कि देखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल हो जाती है ना हमारी कैलकुलेशन। अगर हमें पता है दोनों में से किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन अगर आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे? दूसरे का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहला जो गिवन है उसको 1 में से माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन को, या फिर आप यहाँ 1 ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके, 1 में से सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है उनको आपने माइनस किया तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इन फॉर्मूलाज को याद रखना, इनके थ्रू हमारी कैलकुलेशन और इजी होती हैं, कि 12th में भी काफी हमारी ये हेल्प देता है हमें। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे 12th में, तो वहां पर ये कंसंट्रेशन टर्म्स काम में आएंगी। तो वहां अगर मान लो आपको मोल फ्रैक्शन किसी एक का दे दिया, दूसरे का फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में,
तो आप 1 में से माइनस करोगे, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा कहलाता है ये ना, एक्स से एक्स है इसका रिप्रेजेंटेशन पीयू। ओके, तो ये कैलकुलेशन हुई। यहाँ पर एक्स से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मोल फ्रैक्शन को बता रहा है। आप मोल और मोल फ्रैक्शन को अलग अलग करोगे, ठीक है ना। मोल्स को टोटल अमाउंट होता है, मोल फ्रैक्शन आप देखते हो कि आपके सॉल्यूशन में कितने मोल अवेलेबल है, कितना मोल वाइज फ्रैक्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बेस पर हम अपना मोल फ्रैक्शन को और इजी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। 40 ग्राम NaOH and 54 gram water H2O liquid is present in a solution find out the mole fraction of मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट कौन है इसमें, ऑब्वियसली वाटर तो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट आपका NaOH हुआ। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूट का। क्लियर। तो यहाँ हम देखते हैं जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH मोल्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। और इसके लिए आपको ओके पीहू राइट, इसके लिए आपको फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। मोल चाहिए आपको वाटर के और NaOH के, बट आपको डायरेक्ट मोल नहीं दिए, आपको मास दे दिया। और मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। फाइंड आउट कर सकते हो मोलर मास, वाटर का फाइंड आउट कर सकते हो, कितने एटम है वाटर में, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, समेशन कर दो इनके एटॉमिक मास का, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक उसी तरह NaOH में सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समेशन कर दो एटॉमिक मास इसका 1 मोल का मास, यानी इसका मोलर मास आ जाएगा। ओके, उस मास और मोलर मास को डिवाइड कर दो तो इसके मोल्स आ जाते हैं। ये सारी मोल्स वाली कंसेप्ट भी क्लियर है ना सबकी, कोई भी कंफ्यूज नहीं है इनके साथ, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया सबका, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया जल्दी से। तो आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए, मोल्स ऑफ NaOH, तो NaOH का मास कितना दिया है यहाँ, 40 ग्राम, 40 अपॉन मोलर मास। यहाँ देखो और क्लियर कर लो इसको, मास अपॉन मोलर मास, या आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। मास अपॉन मोलर मास प्लस मोलर मास। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन इजी होती जा रही है, यहां तक हम पहुंचे। ओके, मास अपॉन मोलर मास किसके लिए, NaOH के मोल फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ भी NaOH के मोल है नीचे, तो मास अपॉन मोलर मास NaOH के लिए है, प्लस वाटर के लिए मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ हम चलते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन NaOH के लिए करेंगे। ऊपर NaOH के लिए दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन 40 है। अब NaOH में क्या प्रेजेंट है आपके पास, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो सोडियम के लिए आप लेकर चलते हो
एक एटम के लिए 23 ग्राम, ऑक्सीजन का एक एटम है 16 लेकर चलते हो, हाइड्रोजन का एक है आप 1 लेकर चलते हो। ओके, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 40। तो हमारे पास इसका मास था ग्राम में और इसका मोलर मास भी कितना आया 40 आ गया। ठीक है, नीचे चले, नीचे भी हमें NaOH के मोल्स चाहिए तो वही 40/40 प्लस। अब वाटर का मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? वाटर का मास गिवन है आपको 54 ग्राम, 54 ग्राम वाटर का मोलर मास H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 आ गया, तो टोटल मोलर मास 18 आ गया। क्लियर? तो कैलकुलेशंस को इजी करते हैं, 40/40, ठीक है, प्लस 54/18। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट सभी को? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 40/40, यहाँ 1 आ गया। ओके, मोल कितने आ गए हमारे NaOH के 1, यहाँ पे देखो 1 आएगा, प्लस 54/18 3, तो मोल फ्रैक्शन 1/4 आ गया। और आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितना हो जाएगा डेसिमल में? 0.2। मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.2। और ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। 2 नंबर तक करोगे तो डेसिमल के बाद 0.25 भी लिख सकते हो। क्लियर? 0.2 भी आपका सही होगा, 0.25 भी आपका सही है। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप नीचे अपना आंसर लिखोगे। सो दिस सॉल्यूशन कंटेन टोटल 0.25 मोल फ्रैक्शन वाइज 0.25 NaOH। आंसर लिखेंगे अपना, दिस सॉल्यूशन कंटेन contains 0.25 fraction of क्लियर हो गया ना? तो ये इसका मोल फ्रैक्शन है। अब मैंने आपको बताया था, आपसे पूछ ले इसी में कि वाटर के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? वाटर के मोल फ्रैक्शन के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.25, तो आपका जो बचा हुआ 0.75 है वो आपके किसके मोल है? वाटर के मोल डिसॉल्व है। तो इस तरह, सॉरी मोल फ्रैक्शन, नॉट मोल, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। ये नहीं, आपका आंसर सब यहीं तक होगा। मास पुट कर दिया था डायरेक्ट फॉर्मूला में मोल की प्लेस पर। देख लेना आप। पीहू आप मेरे लिए कह रहे हो क्या? मैंने लिखा था बाय मिस्टेक या आपने लिखा था? ओके, तो ये कैलकुलेशन आई होप सबके लिए इजी है, कर सकते हो आप इस तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन के लिए ध्यान में रखना कि मोल फ्रैक्शन आपकी, ओके पीहू डजंट मैटर, बात इतनी है आप जल्दी जल्दी में आप गलत लिख देते हो, डजंट मैटर, बस समझ में आया ना, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ में आया। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी मोल से, तो मोल हमें समझ में आया। उसके बाद एक नया टर्म आया मोल फ्रैक्शन, जो कि किसको एक्सप्रेस कर रहा था? आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को। और कैसे फाइंड आउट करते हो? आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन किया, उससे हमारे लिए कैलकुलेशन और इजी हुई। ठीक है, और आपके जो टोटल मोल्स है ना आपके, आप अगर समेशन करोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो 1 के इक्वल आता है। मोल फ्रैक्शन नॉट मोल, कंफ्यूज मत होना। और ये चीज ध्यान में रखना कि जो मोल फ्रैक्शन है ना आपका, वो यूनिट लेस होता है। ओके, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है कि मेरे पास इतना मोल फ्रैक्शन है 0.25।
ओके, कोई मॉल्स कुछ नहीं लगाओगे उसके आगे, आप डायरेक्ट अपना आंसर दोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ आज हमारी 2 कंसंट्रेशन टर्म क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसंट्रेशन टर्म्स अपने करेंगे। आपको एक काम करना है कि आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, ओके, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से आप कंसंट्रेशन टर्म जो आज आपने पढ़ी है, मास परसेंटेज और आपकी मोल फ्रैक्शन, तो उन्हें क्लियर करने का, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ओके, और FA1 के लिए आपका सिलेबस यही है। मैं ग्रुप में भी, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी मैं अपडेट कर दूंगी। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट आप पढ़ोगे विद न्यूमेरिकल, यही आपका सिलेबस होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।